अस्सलाम इंट्रो लेक्चर 11 स्टार्ट करते हैं जी। क्या बन यार बेकार क्या बनी हो आपको 2 सवाल होमवर्क में दिए थे तो भाई 2 को करवा दिए थे वो कौन सा होमवर्क। अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक फुल प्लान बनाना भी सीखेंगे और आपको 3 कुछ सवाल में होमवर्क भी दूंगा। एक बात याद रखिए, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं इसमें हमारा मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फिलहाल जो हम सीख रहे हैं, इसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट कितनी ड्यूटी इसी के और पार्ट्स भी आगे आते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना मकसूद है हमारा। कल शायद बात शुरू हो ही जाए फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के ऊपर, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स तो चलना ही नहीं। सही है, लगा ही नहीं हुआ। ये कैमरा वालों बच्चों का था। चले, तो मैं ये बात कर रहा था जी, ऑनलाइन वाले बच्चों जिनकी रिकॉर्डिंग में आवाज़ कम आ रही थी, कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मतलूब वाव मकसूद जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना है। इसका मतलब ये हमारी मजबूत होनी चाहिए ज़रूर, बिल ज़रूर। मंडे ऑनवर्ड्स हमारे टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे आगे वाले, जैसे फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन का टॉपिक हम करेंगे, ठीक है। IAS 16 स्टैंडर्ड है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। उसके बाद फिर हम IAS 23 बोरिंग कॉस्ट करेंगे, IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स करेंगे, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। तो जो टॉपिक भी हमने पढ़ना है उस टॉपिक के अंदर अल्टीमेटली हमने जो चीज़ें सीखनी हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहुंचाना ही जो है ना उस टॉपिक की मेराज हुआ करेगी, यानी हमारा एंड डेस्टिनेशन यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। इसलिए मैं बिल्कुल आज तेज़ी करके कल फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कशन शायद शुरू नहीं करूं। थोड़ी सी बात हो भी तो इतनी बात नहीं करूंगा कि जो आपके ऊपर लोड डाले संडे वाले दिन। मेरी कोशिश यही होगी कि आपके ऊपर अगर लोड हो तो वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने का ही हो। ये संडे तक आप 12 लेक्चर्स के अंदर बेसिक अपनी स्ट्रांग कर चुके हों, क्योंकि आगे चलकर फिर हर टॉपिक ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही आना है, तो इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता हो इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल का हिस्सा है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल का एरिया था, फिर एक्सपेंसेस थे, अदर इनकम थी, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल आता है, लाइबिलिटीज़ आती हैं, एसेट्स आते हैं। ये थोड़ी सी 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद ही चीज़ें आपके काबू में आएंगी ना, ठीक है। तो इसलिए खूब मेहनत कर लेनी है। संडे अल्लाह की तरफ से इत्तफाकन आ ही गया है आपका, तो आपने ये बेसिक्स को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये बेसिक्स FAR 1 का ही हिस्सा है। जो बच्चे घर पे बैठे हुए समझ रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं, आप लोगों का बंद तो नहीं हो गया हाइब्रिड वालों व्यू? अच्छा, जो समझ रहे हैं कि जी इंट्रो चल रही है, भाई इंट्रो नहीं चल रही, बस डेबिट क्रेडिट सिखाना था वो सीख लिया। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाना है ये FAR 1 के का पार्ट है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का पूरा सवाल नहीं भी आए ना तो अक्सर टॉपिक्स के अंदर वो कह देता है कि एक्सट्रैक्ट्स बना दो, यानी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के रेलेवेंट एरियाज बनाने पड़ते हैं। तो ये अब FAR 1 ही ज़ोरों शोर से चल रही है। आपने खूब मेहनत करके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाले पोर्शन को आज भी और कल पे भी एफर्ट करके इसको अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है। संडे भी इस पर लग जाएगा ताकि जब हम आगे मूव करें तो आपको नए टॉपिक समझने की टेंशन हो। डेबिट क्रेडिट पे तो आपको कोई टेंशन नहीं ना रही, ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं फ़ौरन डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफाई हो जाता है ना। तो बस इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने के ऊपर भी आपको खूब महारत आ जाए बेसिक सवालों के अंदर। फिर ये बेसिक सवालों के अंदर एडिशनल टॉपिक्स जो पढ़ते जाते हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन होते चले जाते हैं एंड तक जाते जाते, तो वो फिर साथ साथ चलते हैं कि बेस मजबूत होगी तो उसी के ऊपर हम बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 5.2 के अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। अब 2 तरतीबें हैं, मैं आज आपको सवाल करना सिखाऊंगा जिस तरतीब से पर्चे के अंदर हम उसी तरतीब से किया करते हैं। 2 तरतीबें होती हैं। एक तो ये है कि आपने पता है आपको इनकम स्टेटमेंट में सेल्स से शुरू होना है, तो आप पहले ट्रायल को पकड़ें और सारे ट्रायल में सेल ढूंढें और सेल लिखें। उसके बाद फिर अगर आपको पता है ओपनिंग स्टॉक आता है या रिटर्न होती हैं, फिर ट्रायल में से रिटर्न ढूंढना शुरू कर दें, सेल रिटर्न, फिर सेल लेस सेल रिटर्न लिखने के बाद आगे बढ़ें, फिर ओपनिंग स्टॉक सारे ट्रायल में से ढूंढें, फिर उसके बाद परचेज और परचेज रिटर्न को सारे ट्रायल में से खंगालें। इसका मतलब हर आइटम लिखने के लिए आपको हर बार पूरा ट्रायल पढ़ना पड़ेगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा सवाल करने का। तो इसका बेहतर तरीका मैं आपको आज सिखाऊंगा और इसी तरीके से हम सवाल किया करेंगे। वो तरीका मैं कल बता चुका हूं। हम पहले फॉर्मेट बना लिया करेंगे और फॉर्मेट में हमने कोई रटा नहीं लगाना। फॉर्मेट आपको बेटा साथ साथ हो जाए, सेकंड रो फर्स्ट रो साथ साथ हो जाए, थोड़ा सा शाबाश जगह बना लें। देखें
कितना को फॉर्मेट आपको याद करवाया था, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, 2-3 लाइनें खाली छोड़कर लेस क्लोजिंग स्टॉक कर देना, 1 लाइन खाली छोड़कर जीपी लिखना है, लेस एक्सपेंसेस लिख देने हैं, बस ये फॉर्मेट है। कोई बीच में एक्सपेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, फलां एक्सपेंस, बस एरिया छोड़ देना है हमने। फिर जब हमने ट्रायल को पकड़ना है ना, तो ट्रायल की तरतीब से जो चीज़ आएगी फॉर्मेट में उसको वहाँ उस जगह पहुँचाते जाएंगे। आधे से भी कम टाइम के अंदर आपका वही सवाल हो जाएगा जो आप पहले दूसरी तरतीब से करते तो आपका इतना टाइम लगना था, ठीक है। तो उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस इसी सवाल से शुरू कर लेते हैं। इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी ड्रॉ अप आ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने सिर्फ बना लिया। ये सबसे पहले सवाल शुरू हुआ तो हमने क्या करना है, हमने इतना फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। 5.2 कर रहा हूं मैं। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, 2 लाइनें खाली, लेस क्लोजिंग स्टॉक 1 लाइन खाली, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो तो नीचे लेस एक्सपेंसेस करके वो जगह खाली, लेकिन फिलहाल तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, ठीक है। ये फॉर्मेट सबसे पहले बनाएंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि सवाल की तरतीब में डाटा उठाते जाओगे और रखते जाओगे। आप जरूरी नहीं कि पहले आप सारे सवाल में से सेल ढूंढो, फिर सारे सवाल में ओपनिंग स्टॉक ढूंढो, तरतीब की जरूरत नहीं। सवाल के तरतीब डाटा जैसे आता जाए, सबसे पहले सवाल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, पहला आइटम पहले उठा के इसको इधर लिख दो, फिर परचेज आ गई है उसको इधर लिख लो, फिर सेल आ गई है इधर लिख लो, ओपनिंग स्टॉक बाद में आया है इधर लिख लो, ठीक है ना। इससे टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बन गया। अब आओ सवाल की तरफ जी। सवाल के अंदर सबसे पहले क्या गिवन है जी, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज क्या है, किराया, एक्सपेंस। अगर इनवर्ड है तो रिलेट करता है परचेज से, कोई गुड्स हमारे तक लाने के लिए ये किराया हमने भरा, तो इसका हमने ट्रीटमेंट क्या पढ़ा था, ऐड करेंगे इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर, परचेजेस के नीचे, ये कल किया था, ठीक है। और अगर कैरेज आउटवर्ड हो जाए तो है ये भी एक्सपेंस, जीपी के बाद एक्सपेंसेस में लिख देंगे, अल्टीमेटली एक्सपेंस ही बनना है। यहाँ पे ऐड हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन गया और फिर माइनस हो गया, और अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पर एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है ना। बस प्रेजेंटेशन का फर्क है, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड है, परचेज से रिलेट करता है, 2 लाइनें नीचे खाली छोड़ी हुई थी परचेज के, यहाँ पर हमने लिखा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इन कितना है जी बता दें ज़रा, 980 जी, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं जी सवाल की तरफ, फिर जाते हैं सवाल भाई जा। नेक्स्ट क्या है जी, रिटर्न आउटवर्ड और इनवर्ड नामी अल्फाज जब भी कभी आ जाएं तो फौरन रुक जाओ। 10 से 15 सेकंड का ये पॉज आपको बड़ी बड़ी गलतियों से बचाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेसिक्स के अंदर ऐसा करो, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड जितने मर्जी क्लासेस पढ़ के आगे पहुँचे हो आपको तेज़ी के अंदर कंफ्यूज कर जाता है। आप FAR 1 के पर्चे की तैयारी कर चुके हैं कंप्लीट, आखिरी क्लासेस चल रही हैं तकरीबन, आप 100 लेक्चर से ऊपर पहुंचे हुए हैं, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड सामने आया, तेज़ी के अंदर आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उसका आसान हल ये है कि जब भी रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड लिखा हुआ आ जाए 10 से 15 सेकंड का एक पॉज लो और अपनी पसंद वाले अल्फाज लिख लो इसके सामने, ताकि आपको फिर कन्फ्यूजन ना रहे। सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न एक दफ़ा सोच कर लिख लो, ज़बानी नहीं, लिख लो पर्चे के ऊपर ही, फिर आप सेल रिटर्न परचेज रिटर्न पढ़ोगे, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड उसको नहीं पढ़ोगे। सबसे पहले क्या है जी, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का रुख है आउटवर्ड, रिटर्न का रुख आउटवर्ड मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स आई थी हमने रिटर्न की, इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। बस शॉर्ट फॉर्म में अपने समझने के लिए लिखना, ठीक है। रिटर्न्स का रुख इनवर्ड यानी रिटर्न्स बिजनेस की तरफ आई हैं, हमने सेल की होंगी, रिटर्न हो गई हैं, तो ये क्या है, सेल रिटर्न्स, ठीक है। अब ये लिखकर हम ना एकदम से रिलैक्स हो गए, ठीक है। अब हमें गलती के चांसेस नहीं, क्योंकि हम पता है सेल रिटर्न ने सेल में से नेट होना है, परचेज रिटर्न ने परचेज से नेट होना है। कह रहे परचेज रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड गलती से आप उलट ना ले जाओ, तेज़ी के अंदर ये गलती लग सकती है, चाहे आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हुए पड़े हों, तेज़ी में गलती लग ही जाती है इसमें, तो हमेशा ये काम कर लिया करेंगे, ठीक है। कर लेंगे ना, ये 10-15 सेकंड का पॉज नुकसान की बात नहीं है, ये फ़ायदा ही है, ओके। अच्छा जी, अब रिटर्न आउटवर्ड है, क्या कहते हैं जी, नहीं सॉरी रिटर्न आउटवर्ड नहीं, क्या चीज़ है, परचेज रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड कहना नहीं हमने, अब लिख लिया हमने, क्या है ये, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न को परचेज में से नेट करना है, परचेज ढूंढने का भी इंतजार नहीं करेंगे हम खाली जगह छोड़ेंगे परचेज के लिए और रिटर्न यहाँ पर लिख देंगे। कितनी है जी बताएं, 840, ठीक हो गया जी, ये माइनस हो जाएगा, परचेज जब आएगी तो आंसर लिख देंगे सवाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है सेल रिटर्न्स।
सेल रिटर्न कितनी है जी 1290। सेल रिटर्न ने कहाँ आना होता है जी, सेल में से नेट होना होता है, तो सेल की जगह खाली छोड़ें। जा भाई जी, सेल की जगह खाली छोड़ें। कितना है जी सेल रिटर्न 1290। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट सेल्स आ गई। सेल्स कितनी है 162918। अब सेल्स पे आए हम 162918। नेक्स्ट क्या है आप ही देख लें, अब मैं क्या बार बार जाऊँ। परचेजेज हैं, परचेज की जगह खाली पड़ी है, लिखवा दो 4C7 जी। उसके बाद कुछ है क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की जगह भी हमारे पास मौजूद है। कितना है 11320 माइनस, ठीक है। अच्छा अब सवाल ख़त्म, अब कैलकुलेटर का काम रह गया जी। नेट सेल्स बताओ 161628। ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं है, परचेजेस नेट करके बता दो ये जी। अच्छा अब इस डिब्बे का पहले टोटल करो, ये आ गया जी। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल ने सेल में से क्या होना है माइनस, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब माइनस कर दो 51371, ठीक है, यही आंसर था। अच्छा जी, कितने बच्चों ने आज होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है? शर्म आनी चाहिए अगर आज भी किसी का हाथ ना ऊपर उठे। 15 मिनट का होमवर्क नहीं था, कोई नहीं, एडा कमाल किया तुम, थले कर लो। हाँ चलें जी, अब सवाल शुरू करते हैं तफसीलात में जाकर। 5.5 आज हमारा क्वेश्चन है। हाइब्रिड वालों क्वेश्चन नज़र आ रहा है सही? अच्छा, हाइब्रिड वाले जो एंड पे बैठे हैं भाई आखिरी रो में, ये बताएं कि यहाँ तक नज़र आ रहा है इनको? एंड वालों हाथ खड़ा करोगे, सर हिलता हुआ नहीं समझ आता, ठीक है, थोड़ा मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर दूंगा। फिजिकल वालों ये जगह नज़र आ रही है? चलें, हाइब्रिड वाले कहेंगे, फिजिकल वाले कहेंगे हाइब्रिड वाले ही चंगे ने, ठीक है। चलें, इसको बाद में मैं ऊपर ले आऊँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, अब ज़रा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट तो नज़र आ रही है ना सबको, क्लियर नज़र आ रही है? मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग आपस में ना बात करें बस। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ए मोर एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 1 years ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है, अभी सिर्फ 1 साल ही गुजरा है इनको ट्रेडिंग करते हुए, यानी पहला साल ही होगा ये भी, ठीक है। अभी तक कोई सवाल ऐसा आया ही नहीं कि हमारा बिजनेस पहले से चला आ रहा हो, या कोई ऐसा सवाल भी नहीं आया कि इस साल चला है और अगला साल भी उसी का आ गया हो। ये इंशाल्लाह कल एक सवाल करेंगे। अभी तक 11 लेक्चर्स के अंदर मैंने ऐसा कोई सवाल आने नहीं दिया, हमेशा बिज़नेस स्टार्ट ही होता रहा है, ठीक है ना। हाँ, अभी इंशाल्लाह उस मौके पे पहुंच गए हैं, उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो कल एक सवाल मैं करवाऊंगा इसका। बहरहाल फ़िलहाल तो ये 1 year ट्रेडिंग है, ठीक है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x 6 एंड आ बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर x 6। ठीक हो गया। इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको, और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। मैंने बैलेंस शीट वाला सवाल होमवर्क वाला आपके साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो उसको कोई लेवल नहीं है, वो छोटी सी वो क्वेश्चन ही थी, ठीक है ना। अभी हम लेंथी क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस करने लायक था वो मैंने कर लिया। अच्छा, अब सवाल की तरतीब 2 है। एक मैंने आपको बताया कि आप सेल पकड़ें पहले और भागे भागे जाएं, सेल लिखें, फिर परचेज़ आए तो आप फिर कहें जी अब परचेज़ की बारी आएगी, पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है, फिर ओपनिंग स्टॉक ढूंढने लग जाएं, पहले वो मिले तो ठीक है, ना मिले तो फिर परचेज़ को उठाएं, फिर लिखें, फिर इसमें बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सवाल की तरतीब से नहीं चल रहे हैं। ट्रायल में जो डाटा दिया हुआ है, तो आपको हर आइटम के लिए पूरे ट्रायल को खंगालना पड़ता है। आपने सेल लिख ली, अब सेल रिटर्न देखनी है तो सारा ट्रायल देख रहे हो भाई, आगे तो तभी चलूंगा जब सेल रिटर्न करूंगा। तो फिर तो हर दफ़ा आप आपने 20 आइटम पोस्ट करने हैं तो आपने 20 दफ़ा ट्रायल को खंगाला, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसकी बजाय हमारी तरतीब क्या होगी, हम पहले फॉर्मेट बना लिया करेंगे, ठीक है,
सारा फॉर्मेट, उसमें याद कुछ नहीं करने वाला, बस 2-4 आज मैं अभी क्लास के अंदर ही आप खुद ही बनाएंगे इंशाल्लाह फॉर्मेट। मैं पहले बनाऊंगा, किसी को लिखने नहीं दूंगा, समझाऊंगा तसल्ली से, फिर मैं कहूँगा आप बनाएं बगैर बोर्ड पे देखे हुए, आप खुद ही फॉर्मेट बनाओगे। घर पे 3 एक सवाल होमवर्क में दूंगा, मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। कल आओगे पहले एक सवाल खुद करवाऊंगा और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर एक सवाल मतलब खुद करवाऊंगा, एक सवाल आपसे करवाऊंगा, फिर एक सवाल मैं खुद करूँगा, शायद उसके 2 साल आएँ, तो फिर मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर संडे के ऊपर होमवर्क में आपको फिर ये देकर भेजूंगा, आपको इंशाल्लाह पक्का पक्का प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान अप्रोच है, बहुत टाइम सेविंग अप्रोच है। फॉर्मेट बनाना है और फिर ट्रायल की तरतीब से ही चलते जाना है। ठीक है, अब फॉर्मेट में क्या कुछ आएगा पहले ध्यान से तरतीब से देखेंगे, उसके बाद फिर आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिज़नेस का नाम, ये बात तो मैंने गालिबन कल भी की थी ट्रायल बनाते हुए, कल या परसों जब बनाया था, ट्रायल परसों बनाया था। ठीक है, कि आपने बिज़नेस का नाम लिखना है, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम लिखना है, रिपोर्ट का नाम लिखना है, रिपोर्टिंग पीरियड का लिखना है, और रिपोर्टिंग करेंसी का लिखना है, और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ के बारे में लिखना है, यानी रुपीज़ में है, रुपीज़ इन 1000 है, रुपीज़ इन मिलियन है। ये 5 चीज़ें किसी बड़े भाई ने कहा हुआ है कि लाजमी लिखनी है। वो बड़ा भाई कंपनीज़ एक्ट और IFRS हैं। कंपनीज़ एक्ट जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कंपनीज़ को रेगुलेट करने का लॉ है हमारा, और स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग को गवर्न कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े भाई हमारे जो हैं, ये इनकी तरतीब से हम चीज़ों को बना रहे होते हैं। तो FAR 2 के अंदर जाके जब आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे एग्जाम लेवल पे, फाइनल अकाउंट्स का जो टॉपिक है, तो उसके अंदर हम देख रहे होंगे स्टैंडर्ड्स के अंदर, जो अभी भी स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं हमने, FAR 1 के अंदर स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने हैं सारे। ठीक है, तो वहाँ पर जाके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ये वाली दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ये वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की हुई मेहनत FAR 2 में भी बहुत काम आनी है। जो बच्चे इंट्रो से नहीं पढ़ के आए हुए फिर वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चाहता तो मैं आज ख़त्म करके कल फिक्सेशन डेप्शन शुरू कर सकता था, लेकिन एक लेक्चर की लालच करके मैं आप लोगों का नुकसान नहीं करना चाहता, मेरा नुकसान ही है ना अल्टीमेटली। तो ठीक है, तो थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, मंडे से इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक्स धड़ाधड़ शुरू हो ही जाएंगे फिर। ठीक है, तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करना। अच्छा, अब फॉर्मेट आपने देखना है, एक बार कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ ध्यान से तसल्ली से देखना है, उसके बाद फिर बोर्ड पे देखे बगैर आपने खुद वो फॉर्मेट बनाना है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखना है, ए मोर। अच्छा, ज़रा मैं राइटिंग अगर छोटी कर रहा हूँ तो ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट इधर शो करना चाहूँगा, जिसको आपका पहला सफ़ा मैं कहूँगा, और पूरी बैलेंस शीट इधर शो करूँगा एक ही लाइन में, जिसको आपका दूसरा सफ़ा कहूँगा। अब ए मोर लिखा हुआ है ना, बिजनेस का नाम ही है ना, अगर वो छोटा लिख भी दिया तो कौन सा जो है वो आफत आ गई। ठीक है ना, इसलिए जो चीज़ छोटी नज़र आए, हाइब्रिड वालों को प्रॉब्लम हो रही हो, तो भाई उसका हल ये है कि वो सुनने में क्या लिख रहा हूँ, ताकि उनको पता लगे कि क्या लिखा गया। ठीक है, तो ए मोर लिखा सबसे पहले मैंने, उसके बाद जो सवाल में रिक्वायर्ड हो वही नाम लिखो आप। रिक्वायरमेंट में उसने लिख दिया इनकम स्टेटमेंट, आप भी इनकम स्टेटमेंट लिख दो। सवाल में उसने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, आप भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखो। सवाल में उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाओ, आप वही नाम लिख दो। सवाल में उसने लिख दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ हमारे सवाल की तरह से, तो वही लिख दो। जो सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ना, आपने वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, क्योंकि ये चारों नाम एक ही चीज़ के हैं, तो लिखेंगे वही जो रिक्वायरमेंट में उसने लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या कहा है जी, बता दो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ज़रा छोटा छोटा लिखा मैंने, A/C लिख दिया, ये भी चलेगा, अकाउंट पूरा लिख लेना आप। ठीक है, और ये क्या होगा जी, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, अब रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006, नहीं X6, वैसे खैर है चल जाता है, लेकिन वहाँ जो उन्होंने लिखा वही लिखो। ठीक है, सही है। उसके बाद यहाँ पर रुपीज़, सवाल रुपीज़ में है। रुपीज़ इन थाउजेंड्स कब होता है, जब हम 3 0 कॉमन लेकर सवाल कर लेते हैं। मिलियन जब 6 0 कॉमन लेते हैं, जब वैसा सवाल करेंगे तो ऊपर लिख भी लेंगे। फिलहाल तो रुपीज़ में ही सवाल है। ठीक है, तो ये लिखने के भी नंबर होते हैं, वो जो 48 पे फेल होते हैं ना, वो यही छोड़ के आते हैं, 2 नंबर इधर से रह जाते हैं, इधर से रह जाते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे छोटी मोटी गलतियाँ करके मुफ्त के नंबर नहीं छोड़ने, इसके भी नंबर होते हैं। यहाँ तक को मसला, कोई नोट तो नहीं कर रहा साथ साथ? ठीक है, नोट नहीं करना।
अच्छा, उसके बाद कल वाला फॉर्मेट ही है, उसमें 2-4 चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, इधर लिख लो उधर लिख लो, जहाँ मर्जी लिख लो, इससे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपने फिगर लिखनी है उसके ऊपर लिखा हुआ है तो काफ़ी है। वैसे तो प्रोफेशनली पब्लिश फाइनेंस स्टेटमेंट्स में भी ऐसे करते हैं कि वो कहीं यहाँ पर लिख देते हैं रुपीज़ इन मिलियन, रुपीज़ इन थाउजेंड, और फिर हर फिगर लिख रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है, जहाँ फिगर्स लिखनी है उसके ऊपर रुपीज़ लिख दें बस, ठीक है। वो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, जहाँ मर्जी लिख दें, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है जी। सेल्स नज़र आ रहा है हाइब्रिड वालों, सेल्स नज़र आ रहा है, ये साइज इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। सेल्स लेस, कोई फिगर नहीं ढूंढी मैंने। वैसे फॉर्मेट बनाने से पहले 2 दफ़ा ट्रायल को पढ़ना है, फिर फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि देखें सेल में, ट्रायल में सेल भी है, सेल रिटर्न भी है, खैर वो तो हम ब्रैकेट में चला लेते हैं। ट्रायल में कोई अदर इनकम भी आ रही है, ट्रायल में कैरेज इनवर्ट भी है, तो फॉर्मेट बनाते हो हम इसका ध्यान रख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो पिछली क्लास के अंदर सवाल पढ़ लिया, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ रहा, फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल आपके लिए क्या उसूल है, फाइनल अकाउंट का सवाल करना है आपने, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी शुरू करनी है, तो पहले ट्रायल को 2 दफ़ा सिर्फ रीड करोगे क्या क्या आ रहा है, फिर उसके बाद इतना फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद फिर तीसरी बार ट्रायल को पढ़ना है, सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये मत समझो कि टाइम ज़ाया हो रहा है, आप ये तरतीब पे करके देख लो और एक अपनी तरतीब पे करके देख लो, आधे टाइम का फ़र्क निकलेगा इंशाल्लाह, देख लेना, ठीक है। तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या कुछ होता है जी, ओपनिंग स्टॉक, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक तो लिखने दो, प्लस परचेजेस, इधर देखो 2 लाइनें खाली छोड़ दो, हो सकता है कैरेज इनवर्ट वगैरह आ जाए, कोई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा आ जाए, तो फिर बाद में लिख देंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक, वैसे इस सवाल में है नहीं, लेकिन चलो आपको आदत तो डालनी है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर आपको पता है एक डिब्बा बनेगा, ठीक है, डिब्बे में डिब्बा होगा, डिब्बे में केक होगा, तो उस डिब्बे का टोटल कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये डिब्बे शिब्बे नहीं बनाने हैं आपने, तो मैं बना रहा हूँ, आपके तो पास लाइनें भी लगी हुई होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस डिब्बे का टोटल आएगा और वो टोटल सेल की फिगर में से माइनस होगा, तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कोई डिब्बा शिब्बा कोई लाइन आपने नहीं लगानी, आप तो सिर्फ ये वाली अंग्रेजी लिख रहे होंगे अपने पास, क्योंकि आपके पास लाइनें ऑलरेडी लगी होनी है, बाद में फिर आप लाइन लगा के टोटल शोटल कर लेंगे, ठीक है। तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, 2 लाइनें खाली, लेस क्लोजिंग स्टॉक, 1 लाइन खाली, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब एक नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ, कोई अदर इनकम भी तो हो सकती है, अदर इनकम को सेल के साथ मिक्स नहीं करना, तो फिर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे हम लेस करते थे ना एक्सपेंसेस, तो इनकम्स ने ऐड होना है, तो पहले ऐड अदर इनकम लिख लेते हैं। ऐड, इस सवाल में कोई नहीं है अदर इनकम, लेकिन मैं फिर भी आपको क्योंकि फॉर्मेट बनवा रहा हूँ तो मुकम्मल बनवा रहा हूँ, ठीक है। अदर इनकम लिख के 2 को लाइनें खाली छोड़ दो, इससे ज़्यादा नॉर्मली होती नहीं है, वैसे ट्रायल पढ़ते हुए पता लग जाएगा कि कितनी अदर इनकम्स हैं, तो 2 को लाइनें अदर इनकम के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसके नीचे फिर लेस, वही वाला अदर, ये इंशाल्लाह आप बड़े होंगे ना तो मैं बताऊंगा एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस इनको कहते हैं, लेकिन फिलहाल ये अदर एक्सपेंसेस ही, ठीक है जी। और बाकी का सफ़ा खाली, पहला सफ़ा इज़ ओवर, वो तो एंड में जाके फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे जब देखेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के बनाने में मुझे कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो मोटी मोटी बात वैसे ही हमें याद हो चुकी है। तो इतना फॉर्मेट सिर्फ आपने बनाना है सवाल शुरू करने से पहले, ये नहीं कि जी एक्सपेंसेस को भी याद रखो, रेंट था रेंट एक्सपेंस लिखो, सैलरी एक्सपेंस लिखो, इंश्योरेंस, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, इतना फॉर्मेट सिर्फ बनाना है। फिर सुनो, नाम शाम लिख के, सारा कुछ लिख के, रुपीज़ लिख के, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, 2 लाइनें खाली, लेस क्लोजिंग स्टॉक, 1 लाइन खाली जो टोटल आना है, और ग्रॉस प्रॉफिट। एड अदर इनकम, 2 लाइनें खाली, लेस एक्सपेंस, बाकी का सफ़ा खाली। पहला सफ़ा इनकम स्टेटमेंट के लिए, अगला सफ़ा बाद में आप पलटेंगे, पहले पहला सफ़ा बनाएं इधर देखे बगैर फॉर्मेट, जल्दी करें जल्दी करें, कोई देखेगा नहीं बोर्ड पे, हालांकि कैमरा बोर्ड पे है हाइब्रिड और ऑनलाइन वालों के लिए, पर कोई भी नहीं देखेगा, अच्छे बच्चे हैं सारे, खुद से बनाएंगे, सवाल के ऊपर से नाम शाम पढ़ लें, पीरियड एंड पढ़ लें, जल्दी करें, शाबाश। ऑनलाइन वालों अल्लाह तो देख रहा है ना, मत देखना इधर, नहीं दिमाग पे जोर डालें, गलत होगा ना बेटा एक सफ़ा ज़ाया हो जाएगा, 6 महीने बच जाएंगे, आगे आपका फैसला है, आपने सफ़ा बचाना है या 6 महीने बचाने हैं, शाबाश, डिसीजन इज योर्स।
ओपनिंग स्टॉक किसने लिखना है पहले? ठीक है, सवाल में नहीं है, लेकिन आप फॉर्मेट पूरा बनाएं। आज नहीं मैं आ रहा, कल जब आपको क्लास में आएंगे ना, पहला सवाल मैं कहूँगा ये वाला सवाल करके दो, वो डिफरेंट सवाल होगा, शायद इस हैंडआउट में ना हो, तो फिर वो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले टेस्ट। तो उस वक्त फिर मैं घूम फिर के देखूंगा क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। ये ऊपर वाली 2 लाइनें क्यों छोड़ दी हैं तुमने, ज़ाया कर दी हैं? और इस तरह बना बना के घंटा लगा के लिखोगे तो फिर हो गया पर्चा तुमसे। स्पीड मारो। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे आपने एक लाइन लगाई, ये नहीं लगानी, मैंने लगाई हुई है। नीचे वाली चीज़ों में ऐड होना है ना इसने। मैंने कहा भी है लाइनें ना लगाओ, डिब्बे ना बनाओ अभी फिलहाल। बन जाएगा आज के दिन में। अच्छा जी, अच्छा, मेरे वर्गे भी बैठे ने क्लास से, ये गया यार, पढ़ लें दो सानू भी। कैमरे की आंख आपको देख रही है। जल्दी करो जल्दी। अभी भी कौन कौन है लेफ्ट हैंड ऊपर करें, क्योंकि राइट हैंड से तो फॉर्मेट बना रहे हैं, जो अभी तक बना रहे हैं फॉर्मेट, हाथ खड़ा करें, जल्दी करें। 10 12 15 इधर, 20 इधर बैठे हैं, उधर भी 2 4 5 है, क्या कर रहे हैं, जल्दी करें। ये पहला सफ़ा पलट लिया मैंने। ये जो रंग बिरंगे पेन यूज़ करने हैं ना, ये कोई अच्छी आदत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ब्लैक बॉल पॉइंट से पर्चे में सवाल करेंगे तो नंबर मिलेंगे, ये याद रखिएगा आई कैप में। तो ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ किया करें। हाँ, रेड और ब्लू अपने पास रखा करें। आगे चल के ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, मैं उर्दू में बहुत ज़्यादा लिखवा रहा होता हूँ, अक्सर हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, कुछ चीज़ लिख रहे हैं, तो वो लिखने के लिए निशानी के तौर पे ग्रीन और वो ब्लू और रेड ये यूज़ करें आप, वरना आदत आपको यही हो सवाल करने के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है आपने, ठीक है स्टूडेंट जी? क्यों नहीं है? ये जेल नहीं है, इस पर लिखा हुआ है जेल भाई। बॉल पॉइंट ही है, वैसे भी जेल फ्लो लिखा हुआ उन्होंने, मैंने यूज़ किया है, ये आम बॉल पॉइंट ही है। मेरे ख्याल में अब बन गया है, ठीक है ना। ये आसपास बातें होने शुरू हो गई हैं, एक दूसरे की शक्लें देखने लग गए हैं, को मेरी शक्लें देख रहे हैं। अब इधर देखें, इनकम स्टेटमेंट एक बार फिर सुन लें। क्या करोगे? नाम शाम लिखोगे, सेल लेस कॉस्ट, इधर मत देखो ना, मैं बोल रहा हूँ, सुनो जी। नाम शाम लिखोगे, फिर सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, 2 लाइनें खाली, लेस क्लोजिंग स्टॉक 1 लाइन खाली, ग्रॉस प्रॉफिट, एड अदर इनकम 2 लाइनें खाली, लेस एक्सपेंस बाकी सफ़ा खाली। सफ़ा पलट गया। अब बनानी है हमने बैलेंस शीट। अब सब फिर बॉल पॉइंट्स को साइड पे रख दें, ठीक है। हाँ, आराम से भी रखे जा सकते हैं। अच्छा जी, हाइब्रिड वालों, ऑनलाइन वालों, माजरत के साथ फिजिकल में भी आधी क्लास से पीछे वालों, थोड़े छोटे छोटे नाम शाम लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर नज़र ना आए तो मैं जो बोल रहा हूँगा वो फिर लिख लीजिएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो और भी मुझे लेंथी एरिया चाहिए। तो ए मोर मैंने लिखा है, ठीक है जी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ना कि आपको जो समझ ना आ रही हो। तो नाम है, नाम सवाल में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। ए मोर बैलेंस शीट, नाम सवाल में लिखा हुआ है जो, वही लिखेंगे। इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, इंशाल्लाह बड़े होकर नाम याद हो जाएगा, लेकिन जब जो नाम सवाल में कहेगा हम वही लिखा करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनती है फॉर द पीरियड, किसी एक खास पीरियड के लिए, जिसमें हम कहते हैं हमने इतनी इनकम्स कमाई, इतने एक्सपेंसेस इनकर किए, इतना प्रॉफिट हमने इस फलां पीरियड में कमाया। तो ये इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड बना करती हैं, जबकि बैलेंस शीट एज ऑन बना करती हैं। आज तक मेरे पास इतने एसेट्स इकट्ठे हो गए, आज तक ओनर घर से इतना कैपिटल ले आया, आज तक जो है वो लाइबिलिटीज़ हमने इतनी इनकर कर ली, हमारे ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ये बैलेंस शीट एज ऑन बना करती है। बात नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, पहली बार बोली है ना, आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनेगी
एज ऑन 31 दिसंबर एक्स 6। लो भाई, अब अकाउंटिंग क्वेश्चन ही है हमारी, एसेट्स और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज वाली। ठीक है, पहले एसेट्स लिख लो, पहले कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज वाला एरिया लिख लो, आपकी मर्जी है क्या करना चाहोगे। ऐसे ही पिछली क्लास वालों ने कैपिटल लिख लिया, अब आप भी वही लिखेंगे। ठीक है, ये बात ये हुई कि वो सुबह सवेरे सवेरे उठ के आते हैं, आप लोग सोए होते हो, टैक्स की क्लास में सोए होते हो। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता, ये क्या फजूल बहस कर, फर्क नहीं पड़ता, क्या हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। अब कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज डबल अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये पोर्शन है। अब इस पोर्शन में कैपिटल भी है और लायबिलिटीज भी हैं। कोई नोट तो नहीं करना साथ साथ। पहले हेडिंग बनाएंगे हम कैपिटल की, कैपिटल लिखकर 4 लाइनें खाली छोड़ देना। ठीक है, वो कल से नहीं छोड़ोगे इंशाल्लाह, लेकिन आज पहली दफा ना छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटीज लिखो, 4-5 लाइनें इसके लिए छोड़ देना। पर्चा करते हुए इसमें करंट भी हो सकती हैं, नॉन करंट भी हो सकती हैं, सवाल के हिसाब से होंगी तो लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटीज लिखकर 4-5 लाइनें इसके लिए खाली छोड़ दिया करना। उसके बाद एसेट्स लिखोगे, ये एसेट साइड, ये दूसरी साइड है ना, डबल अंडरलाइन करो, क्योंकि ऊपर वाली साइड का हम अलग टोटल कर लेंगे, ये एसेट डिफरेंट साइड है ना। ठीक है, एसेट्स में नॉन करंट भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज नॉन करंट और करंट हो। बेसिक वाले सवालों में जरा मुश्किल है, अभी शुरू है, लेकिन एसेट्स तो पहले सवाल से ही शुरू हो जाएंगे, नॉन करंट भी हुआ करेंगे, करंट भी हुआ करेंगे, इसलिए मैंने लाइबिलिटीज में नॉन करंट करंट की हेडिंग नहीं दी, एसेट्स में दे रहा हूँ। ठीक है ना, सवाल पढ़ते हुए पता लग जाया करेगा कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो उतनी लाइनें हम छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पे आपने 3 लाइनें छोड़ी और फिक्स एसेट 4 निकल आए, तो कोई नहीं, पाकिस्तानी कॉम एडजस्ट करना समझते ही हो, 3 लाइनों में 4 फिगर्स लिख लोगे, कोई मसला नहीं है, थोड़ा तंग तंग करके, वैसे ऐसा होगा नहीं। ठीक है ना, तो फिक्स एसेट लिखे, नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट। ठीक है, उसके लिए आपने 3 को लाइनें इसके लिए छोड़ दी, फिर करंट एसेट्स लिखे और बाकी का सफ़ा खाली। दोबारा एसेट मत लिखो, पर लिखा तो एसेट्स नॉन करंट और करंट। ठीक है, ये भूल गया मैं, रुपीज इधर भी लिखना था, अभी कटने ही लगे थे नंबर, सही कह रहे हो। अच्छा ले भाई, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है, एक बार सुन लें। अब नाम शाम लिखोगे, फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज की हेडिंग दोगे, फिर कैपिटल 4 लाइनें खाली, कल से नहीं 4 लाइनें छोड़ोगे, कल से जो लिखना है वो लिखना शुरू कर देंगे हम, लेकिन फिलहाल आज तो समझाना है ना, इसलिए कैपिटल 4 लाइनें खाली, लायबिलिटीज 4-5 लाइनें खाली, एसेट्स आधा सवा खाली। उसमें नॉन करंट करंट की बाइफरकेशन करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो बाकी का आधा सवा जहाँ पे लिखो खाली छोड़ दो, जल्दी करो बगैर बोर्ड में देखे। नॉन करंट एसेट के लिए तुमने 6 लाइनें 7 लाइनें छोड़ी हुई हैं, हद होगी। सफ़ा पूरा करना था, सफ़ा बचा लो, कोई बंदा बात ही लिख लेता है बाद में उर्दू में। जल्दी करें, सिर्फ 30 मिनट रह गए हैं, मतलब आराम आराम से सवाल करना है ना। एक ही ये सवाल कराया मैंने, वैसे दिल था मेरा कि एक सवाल बच्चों से भी करवा लूँ, फिर मैंने कहा चलो रहने दो, होमवर्क दे दिया, आपसे करवा लूँगा। कितने बच्चे अभी तक बना रहे हैं फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड ऊपर करें और काम करते रहें। माशाल्लाह तकरीबन सारी क्लास ही बना रही है। खुश खतियाँ ना करो, इतने को रस्मुल खत कुछ ऐसा हो कि समझ आ जाए पढ़ने वाले को, बस इनफ है। आप एक कर दें बेटे, पैटी इश्यूज में कभी भी खुद को परेशान नहीं करना,
रुपीज़ इधर लिखें या उधर ऊपर नीचे लाइन में हो जाए, नंबर कट जाएंगे, नहीं। डबल अंडरलाइन नहीं हुआ, कैपिटल नहीं लिखा, स्मॉल, ये बातें परेशान होने वाली हैं ही नहीं। अकाउंटिंग में परेशान होने के लिए और बहुत सारी बातें हैं, उन्हीं के लिए परेशान होंगे। लेकिन है सबसे आसान अकाउंटिंग, सबसे आसान। फील हो रहा होगा अभी तो आपको, 2 को हफ्ते हो गए, आप मतलब लग रहा होगा कि अब जो सवाल कर देखते हो आप समझ आ रही होती है ना चीज़ों की, और क्या जिसको नहीं समझ आ रही निकल जाए मेरी क्लास से। सच सच सचमुच सचमुच सबसे आसान परिचय यही है, देख लेना आप, खांसो मत, सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा ना मानो तो ठीक है, वक्त आने पे बता देना। जी चलें अब, ओके जी, सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? सेल। सवाल के मैंने कहा था ट्रायल को 2 दफ़ा पढ़ लो, अच्छा होता है। वो तो सेल रिटर्न भी आ रही हो तो फिर आप ये ना हो कि सेल को डायरेक्ट जाकर इधर लिख दो, क्या ख्याल है? ठीक है, कोई फिगर ऐसे ही मिसाल के तौर पे 1000 रुपये की सेल है, आपने इधर लिख दी और आगे जाके पता लगा ओहो रिटर्न्स भी हैं, अब क्या करें? अब क्या करें? ये तो जायज़ ही नहीं है, एक बार लिखा गया तो इसको तो नहीं छेड़ा जा सकता। कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चलो कहा स्टार्ट में ये बात भी कर दें, ठीक है। आपने सेल लिख ली, गलती से सेल रिटर्न नहीं नज़र आई आपको पहले ट्रायल पढ़ते हुए, बाद में सेल रिटर्न नीचे जाकर जगा दो भाई को, सेल रिटर्न होने लगी और इसको जगा दो। ये कितनी उंगलियां हैं देखो, जाग रहे हो? कितनी उंगलियां हैं? जाग गया, पिछली वाली बात याद आ गई उसको। अच्छा जी तो मैं कह रहा था सेल्स आपने लिख दी बाहर कॉलम में ही, आउटर कॉलम में, ब्रैकेट में नहीं लिखी, बाद में पता लगा सेल रिटर्न भी है, तो कोई मसला नहीं है, रिलैक्स हो, एक लाइन लगाएं, इधर लिखें 1000, सेल रिटर्न आ गई, मिसाल के तौर पे 100 रुपये माइनस करें और 900 को यहाँ पे लिख दें, कोई नंबर नहीं कटता, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते, ओवर राइटिंग पे कटते हैं। वो भी इस वजह से कि जब आप इस 79 को 99 बनाने लगते हैं ना तो उसको समझ नहीं आती कि ये क्या लिखा हुआ है, ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं। आपको कभी भी कोई चीज़ सही करनी हो अकाउंटिंग के परिचय में तो एक सादा सी लाइन लगाएं, सफ़ाई हस्ती से भी ना मिटाएं उसको, एक सादा सी लकीर लगाएं, आपकी गलत वाली फिगर नज़र आनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। एक खूबसूरत सी लाइन लगाएं और फिर सही वाली फिगर लिख दें, ठीक है। तो अगर कभी गलती से ऐसा हो भी जाए तो मैंने कहा ये भी बता दूं, परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बच्चे करते हैं, अगर गलत हो गया तो क्या करें सर, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते, कटिंग के मार्क्स, ठीक है। अच्छा जी, वैसे सवाल के अंदर पढ़ लेते हैं ट्रायल में क्या कुछ है। पहला सवाल जो कराया था इसमें रिटर्न्स नहीं थी, बहरहाल हो सकता है हो भी सही। सेल्स हैं, परचेजेज हैं, सैलरीज हैं, मोटर एक्सपेंस है, रेंट है। एक मिनट, सैलरीज तो एक्सपेंस ही होता है, मोटर के साथ उसने एक्सपेंस लिख दिया, इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, जनरल भी एक्सपेंस है, रेंट तो एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। उसने सिर्फ रेंट लिखा हुआ है, उसने रेंट के साथ ना एक्सपेंस लिखा है ना इनकम। हमारा रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, रेंटल इनकम भी हो सकती है, बताओ ये क्या है? अच्छा सुनो, आपको एक बात बताई थी कि एसेट और एक्सपेंस जब भी बढ़े डेबिट होते हैं, तो इनको हम डेबिट नेचर का अकाउंट कहते हैं, और नॉर्मली डेबिट नेचर के अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस ही होता है। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? चाहे लेजर में क्रेडिट साइड पे लिखा हो, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ट्रायल में वो डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, यानी ट्रायल में जितनी डेबिट नेचर के अकाउंट्स हैं उनका नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, यानी डेबिट साइड पे होता है। तो रेंट अगर एक्सपेंस है तो फिर उसका बैलेंस डेबिट साइड पे पड़ा होगा, और अगर इनकम है तो उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे पड़ा होगा। अब हमारे सवाल के अंदर रेंट का ये बैलेंस डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, तो इससे कंक्लूड हुआ कि ये रेंट एक्सपेंस है, इनकम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल चीज़ जो होती है ना, ये हम अज्यूम नॉर्मली करते ही हैं, एसेट और एक्सपेंस नॉर्मल अगर लिखा होगा, कोई बात सवाल ना बताए तो नॉर्मली डेबिट बैलेंस ही है। अब नॉर्मेलिटी सवाल खुद बताया करता है, ठीक है ना। तो ये रेंट क्या है? रेंट क्या है? समझ आ रही है? रेंट क्या है? रेंट क्या है? क्यों? डेबिट में बैलेंस पड़ा है इसका, ठीक है ना। आगे जाके ना सवालों के अंदर बड़े बड़े मसाइल आएंगे। रिटर्न लिख देगा, रिटर्न लिख देगा, डेबिट में भी एक चीज़ पड़ी होगी, क्रेडिट में भी पड़ी होगी। अब आपको सोचना पड़ेगा कि रिटर्न कौन सी वाली है, ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। फिर आप दिमाग को वापस दौड़ाओगे, सेल का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होता है,
तो सेल रिटर्न का बढ़ना डेबिट होता है, तो सेल रिटर्न की नेचर डेबिट है, तो डेबिट बैलेंस वाली सेल रिटर्न होगी और क्रेडिट बैलेंस वाली परचेज रिटर्न होगी। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ सकता है। मैंने कहा चलो पहले दिन ही बता दें। क्वेश्चन है सर, मैंने कहा ये क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस होता तो ये इनकम होती यही तो सारी रात ही रंज जड़ी मैं सुनाई सी वही सी, इतनी देर से मैं कवाली यही कर रहा था। अच्छा समझ आ गई वैसे। अच्छा चलिए जी आगे। इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस, प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या होता है जी? बिल्डिंग, फिक्स एसेट है। प्रेमिसेस चार दीवारी कहते हैं, ठीक है ना, इसमें ये बिल्डिंग वगैरह, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख लो प्रेमिसेस के आगे बिल्डिंग, फिक्स एसेट है। फिर मोटर व्हीकल्स हैं, फिक्स एसेट, यानी दो फिक्स एसेट भी नजर आ गए हमें ट्रायल पढ़ते हुए, ठीक है। फिर डेटर्स हैं, करंट एसेट। क्रेडिटर हैं, करंट लायबिलिटीज। कैश एट बैंक, करंट एसेट। कैश इन हैंड, करंट एसेट। तस्वीरें, कॉन्ट्रा कैपिटल। ड्राइंग्स, कॉन्ट्रा कैपिटल और कैपिटल आर। तो कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है जी बेटा। क्रेडिटर ये लाइन सीधी मुझसे लगनी कोई नहीं है वैसे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक है, ये इसके सामने ही लिखा हो। ऐसी लाइन सबूत के तौर पे नहीं रखनी चाहिए जी। सही है, ट्रायल पढ़ लिया। वो एक चीज तो भूल ही गए, हम जिस सिस्टम में इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कर रहे हैं उस सिस्टम का नाम अभी आपको याद रखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक दूसरा सिस्टम नहीं आएगा तो आपकी ज़िंदगी में तो एक ही सिस्टम। वैसे इसको पीरियोडिक सिस्टम कहते हैं। जब इन्वेंट्रीज का टॉपिक तकरीबन 3 से 4 दिन तो कम से कम लगने हैं हमारे, पढ़ाऊँगा तो दोनों सिस्टम्स आपको बताऊँगा, दोनों के अंदर डिफरेंसेस बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो चूँकि एक यही सिस्टम सामने है तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बेसिक्स के अंदर 11 लेक्चर्स में आपको ये सोचने ही नहीं दिया कि परचेज़ को रिकॉर्ड करते हुए ये मत सोचो कि बिकी या नहीं बिकी। मैंने क्या कहा? परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, यही कहा। जब भी कभी परचेज़ करते थे हम परचेज डेबिट करते रहते हैं। दरअसल होता भी ऐसा ही है इस सिस्टम में, पीरियोडिक सिस्टम, पीरियड एंड सिस्टम भी इसको कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? हम परचेजेस करते रहते हैं और रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। अन्यवा वो ये नहीं सोचते कि कौन सी चीज़ बिकी, कितनी बिकी या नहीं बिकी। परचेज हुई, परचेज डेबिट, परचेज कैश या क्रेडिट करते हैं, परचेज डेबिट, सारा साल परचेज डेबिट करते रहे और ये नहीं देखा कि बिका कितना और बचा कितना। पीरियड एंड आ गया, ठीक है। अब पीरियड एंड पे हमने दुकान का शटर डाउन किया और अपना स्टॉक जो पड़ा था वो गिनती कर लिया। अब जो मैंने पीरियड एंड के ऊपर अपनी दुकान में स्टॉक गिनती किया है, क्या वो बिक गया? वो बिक गया होता तो हमारे सामने क्यों नज़र आ रहा था दुकान में? इसका मतलब पूरे साल जितनी मर्जी परचेज हुई थी उसको साइड पे रखो, जो इस वक्त दुकान में मौजूद है वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। ये क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम में हम फिजिकल काउंट से निकालते हैं और उस पर रेट लगाकर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाती है, जो कि इन्वेंट्री के टॉपिक में आप निकालना सीखेंगे। अभी तक तो आपको गिवन हुआ करेगी, ठीक है। अब होता क्या, तरतीब यही है, सारा साल परचेज रिकॉर्ड करते रहेंगे। साल के एंड पे बेटा आपस में बातें नहीं प्लीज़, सारा साल परचेज रिकॉर्ड करते रहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। साल के एंड पे क्लोजिंग स्टॉक फिजिकल काउंट से डिटरमिन करेंगे और फिर ये काम कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस जितनी परचेजेस थी वो ऐड, लेस क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर निकल आएगी। कल वाली पहली एग्जांपल ज़हन में लाओ, 10 यूनिट्स खरीदे थे, 7 बेचे थे, तो मैंने कहा था परचेज में से 3 क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी। तो ये काम हम पीरियड एंड पे करते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक सिस्टम में क्या करते हैं, इसीलिए मैं कहता था परचेज को बस एक्सपेंस है, रिकॉर्ड करी जाओ। ये नहीं कि वो वाकई सारा एक्सपेंस होता है। पीरियड एंड पे बैठ के फिर हम सारी परचेज को एक्सपेंस बनाने की बजाय जो स्टॉक होता है उसको इसमें से निकाल लेते हैं, बाकी एक्सपेंस ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक सिस्टम है ये। बहरहाल इसका नाम याद ना भी रखो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी तक तो दूसरा कोई सिस्टम है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो यही सिस्टम है। तो इसलिए बस परचेज रिकॉर्ड करते रहते हैं और पीरियड एंड पे फिजिकल काउंट से क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और फिर परचेज में से वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करके कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को एक्सपेंस नहीं बनने देते, उसको वहाँ से निकाल के आज देखेंगे हम एसेट्स में रख लेते हैं, ठीक है। तो
स्टॉक जो है वो आपका ट्रायल के बाहर नजर आ रहा है, ये भी जहन में रखो। सारा ट्रायल खत्म हो गया, ट्रायल के बाद स्टॉक आपको दिख रहा है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें ट्रायल के अंदर है, कोई मसला? चलिए चलिए जी, फिर सवाल शुरू करते हैं। शुरू करें सवाल, डिस्कशंस हो गई। अब सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? सेल्स। आई विश कि आप साथ साथ ना लिखें, एक बार मुझे लिख लेने दें, सारा सवाल पोस्ट कर लेने दें, फिर मैं आपको सवाल पोस्ट करने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। ये तरतीब ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप बगैर इधर देखे कोशिश करके अभी अगर कर लें तो ज़िंदगी का पहला सवाल ही आप खुद कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, दिमाग सही चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? सेल्स। पूरे ध्यान से देखें सारे बच्चे, सेल्स। सेल्स रिटर्न सवाल में नज़र नहीं आई, तो इसलिए आउटर कॉलम में ही लिख लेते हैं। खुदा ना खासा बाद में आ भी गई तो उसका भी हल बता दिया अब आपको, ठीक है ना। अच्छा, सेल्स कितनी है बता दें? 191। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट है, फिगर ऐसे ना बताया करो कि मैं खज्जल होता रहूं, ठीक है ना। थोड़ा सा सहूलत अगर दे दें तो अच्छा होता है, मैं खुद देख लूँ। तो 190576 190576 टिक करते जाएंगे हम। अभी आप टिक ना कीजिए क्योंकि आपने भी करना है सवाल, ठीक है ना। और मैं उधर जाके अब टिक कर नहीं रहा, बस ठीक है, टिक हो गया। नेक्स्ट, परचेजेस 119832। कोई जरूरत नहीं ओपनिंग स्टॉक को ढूंढने की, पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, परचेज की जगह परचेज लिख दो। तो क्या है जी? 11832, ठीक हो गया जी। 119832 हाइब्रिड वालों नजर आ रहा है? 119832, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरीज, एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे नजर आ रहा है 56,527। कोई जरूरत नहीं है क्लोजिंग स्टॉक पहले ढूंढूं, जीपी निकालूं, फिर अदर इनकम भी ढूंढूं, फिर एक्सपेंस की बारी आए तो जाऊं। क्या जरूरत है मुझे सारी चीजें देखने की? एक्सपेंस आ गया, फॉरवर्ड में एक्सपेंस वाली जगह पे जाकर लिख दो सैलरीज एक्सपेंस। इस तरह से टाइम बच रहा है इसमें, ठीक है ना, कि हम ट्रायल की तरतीब से चल रहे हैं और सारा कुछ हम लिखते चले जा रहे हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस 56,527। अब एक्सपेंस है तो माइनस कर दो। पिछली क्लास में बच्चे ने कहा सर इसको माइनस ना लिखें, एंड पे डिब्बा इस तरह बना के माइनस कर दें, वो भी ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से ही चलता हूँ, ठीक है ना। एक्सपेंस है ना, और ये भी माइनस ही होना है ना, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है जरा, क्योंकि कंफ्यूज करता है वो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक भी हो रहा होता है, और फिर सेल में से इसने लेस भी होना होता है, तो कंफ्यूज करता है। इस वजह से मैं डिब्बे के अंदर नॉर्मल रख देता हूँ साइंस, और फिर एक ही बार माइनस करता हूँ। कोई ऐसे करना चाहे तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लिखता जाए, एंड पे एक्सपेंसिस का टोटल करके माइनस कर दे, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे कर लो, टाइम बचता है इस तरह से, ठीक है। ओके, तो सैलरी एक्सपेंस यहाँ पर आ गया। चलें आगे। फिर मोटर एक्सपेंसेस 2416, कोई जरूरत नहीं बाकी चीजें पूरी करने की, एक्सपेंसेस में आकर डायरेक्ट लिखो मोटर, ऐसी चलती है ना मोटर एक्सपेंसेस जी। कितने? 2416। आपने पूरा एक्सपेंस लिखना है। अच्छा, मेरा पर्चा पास है, आपका भी नहीं पास। नेक्स्ट, रेंट भी कौन सा है जी? इनकम है एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। रेंट एक्सपेंस, ओहो माइनस नहीं लिखा जी। रेंट एक्सपेंस जी 1894 माइनस एक्सपेंस जो है शोरे क्या? अच्छा, इंश्योरेंस एक्सपेंस है 372। इंश्योरेंस 372, ठीक। जनरल एक्सपेंसेस लिखते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं, कोई तरतीब भी नहीं छेड़ रहे, जो चीज़ जहाँ से मिल रही है। हो सकता है बीच में एसेट पड़े होते तो एसेट की तरफ मूव कर जाते, बैलेंस शीट की तरफ आ जाते। ये तो पहला सवाल था ना, आप बच्चों को आसानी के लिए तरतीब सही रखी गई थी कि अगर कोई इधर से इधर की बजाय वो फॉर्मेट में चले ना, तो फिर भी करीब करीब सही हो जाए उसका, ठीक है। लेकिन हम तो मुश्किल के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। फॉर्मेट पहले लिखा हुआ, जो मर्जी तरतीब लगी हो, हम ट्रायल से पकड़ते जाएंगे, चीज़ों को पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं जी? 85। जनरल एक्सपेंस 85, ये 85 है। हाइब्रिड वालों, ऑनलाइन वालों 85। नेक्स्ट, प्रेमिसेस। अच्छा, अब क्या करें? पहले
पहले ये सारा टोटल करें, आगे जाने की इजाज़त ही नहीं है। नहीं भाई, सब एवरीथिंग इज़ वाइड ओपन, यही तो कह रहा हूँ। दोनों चीज़ें सामने रखी हुई हैं हमने, जो रेलेवेंट फिगर आए जहाँ की आए वहाँ पहुँचा दो। फिर बैलेंस शीट के अंदर भी देखो, पहले कैपिटल शैपिटल ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रेमिसेस आ गई हैं, पता है एसेट्स में नॉन करंट एसेट है, जाके डायरेक्ट लिख दो। यही फायदा है बस इस फॉर्मेट को पहले बनाने का, ठीक है जी। तो प्रेमिसेस कितनी है 95, आपका नंबर 420, तो यहाँ पे लिखा हमने प्रेमिसेस जी 95420। यार हाइब्रिड वालों सही नज़र आ रहा है ये, मतलब बोल्ड और हो जाए, बोल्ड और हो नहीं रहा असल। नेक्स्ट क्या है, मोटर व्हीकल्स, व्हीकल्स जिसको कहते हैं आप, मोटर व्हीकल्स 16594 क्या है, नॉन करंट एसेट है। मोटर व्हीकल्स कितना जी 594। नेक्स्ट डेटर्स क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। करंट एसेट में कितना 26740, करंट एसेट्स में आकर लिखो डेटर्स 26740। क्रेडिटर्स क्या है, करंट लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी की जगह पर मौजूद है, कोई नॉन करंट है नहीं, इसलिए मैं अलग अलग हेडिंग नहीं दे रहा। दे लें तो सिर्फ करंट लिख लें, नॉन करंट तो सवाल में थी नहीं, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या है जी, करंट लायबिलिटी है, लायबिलिटीज के अंदर मैंने करंट ही लिख दिया, नॉन करंट लिखा ही नहीं। अगर नॉन करंट लिखता तो खाली जगह रह जाती, मेरे पास ज़रा जगह की कमी है इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ है नहीं तो मत लिखो, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या आ गया जी, क्या आ गया पहले ये तो बताएं, क्रेडिटर्स 16524, ये सामने ही लग रहा है ना, नहीं लग रहा, 16524, ठीक है, अभी भी नहीं है, चलें। नेक्स्ट क्या है जी, कैश एट बैंक 16519, कैश इन हैंड 342, दोनों ही करंट एसेट्स हैं। कैश एट बैंक कितना जी 16519 और कैश इन हैंड 342। ड्राइंग्स और कैपिटल देखो अलग अलग रखे हुए थे अभी तक, कैसे पता लगा, अलग अलग थे तो ट्रायल में अलग अलग बैलेंस नजर आ रहे हैं ना। अभी से पहले नेट नहीं किया था, कैपिटल अलग रखते आए, ड्राइंग यही सिखाया था। आज वो वक्त आ गया है कि हम इन दोनों को नेट करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल ने आना है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए सेल और सेल रिटर्न को नेट किया, परचेज और परचेज रिटर्न को नेट किया, ऐसे ही कैपिटल और ड्राइंग्स को भी नेट कर देंगे, ठीक है। तो कैपिटल, पहले कैपिटल ना लिख दें, ज़रा बंदा कंफर्टेबल होता है, पहले पॉजिटिव चीज़ लिखी हो फिर उसमें से माइनस चीज़ हो रही हो तो, ठीक है। कैपिटल कितना है 138,066, 138,066, 138,066, ये ज़ीरो है जी, ओके। उसके बाद ड्राइंग्स हैं 8425, लेस कर देते हैं जी कैपिटल में से ड्राइंग्स को, लेस तस्वीरें कितनी 8425, अब हो जाएगा नेट। अच्छा ज़रा गौर भी करो, वैसे आपस की बात है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ वाले पोर्शन में क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स आते हैं, ऐसे ही है ना। अब ड्राइंग्स की नेचर क्रेडिट थी, तरह याद करके बताओ, ड्राइंग्स बढ़ने पे डेबिट होता था ना। अब जब इसको इस तरफ लेकर आए हैं ना तो फिर नेगेटिव हो गया इसका साइन, इसीलिए तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो डेबिट नेचर का था, यहाँ सारे क्रेडिट नेचर वाले पड़े हुए थे, ठीक है। बहरहाल हो गया नेट, सही है, पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। अभी इससे आगे कुछ नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसको फिलहाल पढ़ा रहने दो, इतना काम आप लोग बगैर बोर्ड में देखे करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे लगी हुई, ठीक है ना। एक बार लिखकर फिर आपने बोर्ड के ऊपर देख लेना है, ट्रायल आपके सामने हो, फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, चीज़ें आती जाएं उनको उनकी जगह पर लिखते जाओ, बोर्ड पे नहीं चातियाँ मारनी, छोड़ दें बैसाखियाँ प्लीज़। ये एक सवाल 10 मिनट में होने वाला सवाल है, मैंने पूरा लेक्चर इस पे लगाया, इसलिए थोड़ा ही लगाया कि आप नकलें करें।
हालांकि हाइब्रिड वालों और ऑनलाइन वालों के लिए फॉर्मेट के ऊपर ही कैमरा टिका हुआ है, लेकिन इतने ईमानदार बच्चे हैं कि फॉर्मेट नहीं देख रहे। ये पहली रो वाले, दूसरी रो वाले भाई ने देखा है, ये वाइट शर्ट वाले ने बोर्ड की तरफ। शर्म आनी चाहिए आपको। ऑनलाइन वालों अल्लाह तो देख रहे हैं। साहबा के ज़माने में तो बकरियां चराने वाले भी ईमान इतना होता था। चलें फिर कभी बात करेंगे। साहबा और ताबीन के ज़माने की बात है। तो एक बकरियां चराने वाले के पास कुछ लोग गए, नेक लोग थे वो भी। उन्होंने कहा कि आप एक बकरी में बेच दो। उसने कहा मेरी नहीं है, ये तो मेरे मालिक की है। तो उन्होंने कहा कि मालिक कौन सा देख रहा है, कह देना भेड़िया खा गया। तो उस बकरियां चराने वाले ने कहा फ़ाइन अल्लाह, कि अल्लाह कहाँ जाएंगे, यानी अल्लाह तो देख ही रहे हैं। ऑनलाइन वालों को कह रहा हूँ, अल्लाह तो हर वक्त हमें देख रहे हैं ना। पढ़ा करो ध्यान से, घर वालों के पैसे ना ज़ाया किया करो, हिसाब देना पड़ेगा। शाबाश शाबाश, हिम्मत करें। बोर्ड पे सवाल देखने की इजाज़त तो है आपको। ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं कह रहा, क्योंकि उनके सामने तो स्क्रीन पे मैंने रोका हुआ है कैमरा को, कि जहाँ कहीं फंस जाएं या कर लें तो फिर बाद में देख सकें। और हाइब्रिड वाले बाकी बच्चों के पास तो हैंड आउट मौजूद है। कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कर लिया इतना काम, 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड में 7 8 9। ठीक है जी। हाइब्रिड वाले थोड़े ढीले ढीले लग रहे हैं, वरना हाइब्रिड वाले बच्चे ज़्यादा तेज़ हैं आप लोगों से। मैं बारहा कह चुका हूँ ये बात। उन्हें ज़रा फिक्र ज़्यादा है, असल में आप बेफिक्रे हैं। मुकाबले ही बड़े हो गए हैं वैसे। आपका दूसरे सेक्शन के साथ भी मुकाबला है, आपका अपने हाइब्रिड के साथ भी मुकाबला है। टेस्ट में तो सरप्राइज़ मिलना है ना आपको। ये सरप्राइज़ वाला मामला बड़ा, चलें छोड़ें। भाई रुपीज़ आपने आगे लिखा और फिगर पीछे लिखनी शुरू कर दी। आप कितने बच्चे कर चुके? 20% भी नहीं हुए, जल्दी करें। भाई विकास, मेरा मैसेज हो गया था FAR 2 का, ज़रा पता करवाएं जूम सेशन का, कंफर्म कर लें FAR 2 के टीए से। FAR 2 का कोई बच्चा बैठा हो गया जो कह रहा है? जाए जाए आप पता करके। जी हो गया। चेक करें फिर, सही फिगर लिखी हुई है सारी। कमाल की टांग ही तोड़ दिया आप लोगों ने। टोटल नहीं करने अभी, मैंने कहा टोटल करें। है कोई अभी जो कर रहा है भाई, सवाल हाथ खड़ा करें। है कोई, जल्दी करें। है कोई हाइब्रिड में? जल्दी जल्दी बेटा, सब कर लेंगे तो आगे चलेंगे, जल्दी करें। ये ड्राइंग्स में कैपिटल में से नेट होना है, तो कैपिटल जहाँ पड़ा है वहाँ जाके लिखो। नकल करने की आदत पड़ी हुई है, सोल्यूशन से देखकर सवाल करने की जो आते हैं ना, ये इंशाल्लाह यही तोड़नी है मैंने। ड्राइंग्स को कैपिटल में से नेट कर दिया हमने।
ये ओनर घर से लाया था, ये ओनर घर वापस ले गया, हमने नेट में अपना हिसाब देखना है, एज ऑन कितने हमारे पेएबल टुवर्ड्स ओनर है, बिजनेस में देखना है। ये बात नहीं समझ आई? सेल और सेल रिटर्न को नेट क्यों करते हो? कॉन्ट्रा है। कैपिटल और ड्राइंग्स को नेट क्यों कर रहे हो? कॉन्ट्रा है। नहीं, ड्राइंग्स डेबिट ही है, लेकिन ये साइड क्रेडिट वाली है ना, इधर जब ये आएगा तो नेगेटिव साइन से ही आएगा ना, क्योंकि ये तो सारे क्रेडिट बैलेंसेस पड़े हैं, तो ये डेबिट बैलेंस जब इधर आया तो नेगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ा। छोटे मोटे एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस का नाम भी नहीं देंगे सवालों के अंदर आप। जी अब भी कोई है? डन, चलें। अब फिर बॉल पॉइंट साइड पे रखें ज़रा, और कैलकुलेटर सब बच्चे निकाल लें, पास होने वाले सब बच्चे कैलकुलेटर निकाल लें, जिन्होंने पास नहीं होना वो बेशक ना निकालें। उल्ली लग जानी है तेरे कैलकुलेटर में मुंडिया। उल्ली समझते हैं? उल्ली, फंगस। अच्छा जी चलें। ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं था सवाल में? ओ क्लोजिंग स्टॉक तो था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मैंने लिखा नहीं, थोड़ा सा ऊपर ना करने, कुछ चीज़ तो और आई। लेस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा जी आप सुने, क्लोजिंग स्टॉक 12408 ये ट्रायल के बाद नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ब्लू कलर से प्रेजेंट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ज़रा देखिएगा। वैसे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से माइनस होता है कितना? 12408, ये मैंने यहाँ से कर दिया माइनस, कल भी किया था। ये हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं नहीं नहीं ये एक्सपेंस नहीं है, इसको एक्सपेंस में से माइनस कर दो, ये तो अभी क्या है? एसेट। ये तो अभी क्या है? एसेट। तो अगर एसेट है तो फिर एसेट में नजर क्यों नहीं आ रहा? लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बात ध्यान से सुने, कल मैंने आधी बात की थी, मैंने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल लो, परचेज में से माइनस कर दो। रखना कहाँ है कल बताऊंगा, बता रहा हूं ना आज, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करके, क्योंकि एक्सपेंस नहीं है अभी, एसेट है, एक्सपेंस नहीं बनने दिया उसको। अगर यहां पड़ा, ये माइनस ना करते 119 से पड़ा रहता, 119 से पड़ा रहता तो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाता, एक्सपेंस बन जाता। हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो एक्सपेंस है ही नहीं, तो उसको माइनस किया, यहां से निकाला, निकाल कर बैलेंस शीट में एसेट्स के अंदर रख दिया क्लोजिंग स्टॉक। एक मिनट यार, मैं लिख तो लूं पहले। 12, मैं आराम से एक ही सवाल कराऊं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितनी तक आप लोगों को तसल्ली नहीं होगी मैं नहीं जा रहा, टेंशन नहीं लेनी। जी कहां से एक्सक्यूज मी की आवाज आई थी? केड़ा सी? हाइब्रिड से आई है? ठीक है यार, वो एक्सक्यूज मी करके नस गए हैं। अच्छा अब सुने, ब्लू क्यों किया मैंने? देखें पूरा ट्रायल आपके सामने मौजूद है, ट्रायल में ढेर सारे आइटम्स आए हैं, हर आइटम को आपने सिर्फ एक बार प्रेजेंट किया, बेशक देख लो। सेल नजर आई है, सिर्फ इधर नजर आ रही है और कहीं नजर नहीं आई। परचेज सिर्फ इधर नजर आई, कहीं और नजर नहीं आ रही। कैपिटल सिर्फ इधर नजर आ रहा है, कहीं और नजर, प्रेमिसेस, सब कुछ ट्रायल में नजर आने वाली हर चीज सिर्फ एक बार प्रेजेंट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन ट्रायल खत्म होने के बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल के बाहर पड़ा हुआ है, इसको एडजस्टिंग एंट्री भी कहते हैं, एडजस्टमेंट भी कहते हैं। यानी कि ट्रायल खत्म हुआ तो एडजस्टमेंट्स आई, जिनमें पहली एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही ट्रायल के बाद कोई फिगर नजर आई, एडजस्टमेंट नजर आई, तो आप गौर कीजिए उसका डबल इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए डबल इंपैक्ट। इससे एक उसूल आज हम बनाएंगे, वो उसूल ये है, देखें उसूल से पहले ज़रा समझा दूँ, वैसे ये समझ ना भी आए तो खैर, ये तो आज पहली बार आ रहा है ना, तो सारी ज़िंदगी अब ये बातें आती रहेंगी इंशाल्लाह, तो आहिस्ता से समझ आने लग जाएगी। आपको पता है ट्रायल कैसे बना था? लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से। लेजर कैसे बने थे? डबल एंट्री से। इसका मतलब ट्रायल में जो फिगर नज़र आ रही होती हैं वो डबल एंट्री के प्रोसेस से गुजर कर क्लोजिंग बन के आई हुई है, जबकि ट्रायल के बाद वाली एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टमेंट जो होती है, उसकी हमें डबल एंट्री पास करनी पड़ती है। ये तो आज एक स्टॉक आया ना, अब जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे ये एडजस्टमेंट्स बढ़ती जाएंगी आगे।
एक्रूअल प्री पेमेंट्स का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें अंदर भी यही होगा, ट्रायल के बाद एडजस्टमेंट्स के अंदर वो उसकी एडजस्टमेंट आया करेगी। ठीक है, तो एक उसूल अभी पहले सुन लो, फिर लिखवाता भी हूँ कि ट्रायल के अंदर नज़र आने वाली, ट्रायल बैलेंस नज़र आने वाली फिगर्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में एक बार प्रेजेंट करते हैं, जबकि ट्रायल के बाद अदर इन्फॉर्मेशन में नज़र आने वाली एडजस्टमेंट्स को हम 2 दफ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट में हम लिखवाऊंगा आपको कि यानी डबल एंट्री हमें करनी पड़ती है। ये बात ज़िंदगी में याद रखना, ठीक है। ट्रायल वाली फिगर हमेशा एक बार नज़र आएगी और ट्रायल ख़त्म होने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन वाली फिगर की डबल एंट्री करनी पड़ती है। ये डबल एंट्री हो रही है, पर मैं अभी ये नहीं कह रहा डबल एंट्री आप इसकी याद करो, ये इन्वेंट्री के टॉपिक में जाके मैं आपको डबल एंट्री करवाऊंगा। ठीक है, जब दोनों सिस्टम पढ़ाऊंगा, दोनों सिस्टम की अलग अलग एंट्रीज हैं, वो एंट्री सिखाऊंगा। एंट्री वैसे बनानी हो तो बन भी सकती है। कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है, और एक स्टॉक बना है एकदम से अभी हमारे पास, तो एक स्टॉक एक एसेट है, वो डेबिट हो रहा है। तो कुछ डेबिट क्रेडिट हो रहा है, पर फिलहाल उसको मत सोचें, मैं बता भी देता हूँ फिर कहता हूँ सोचें भी मत, मतलब वक्त आने पे आपको समझ लग जाएगी। ठीक है ना, सिर्फ आपको थोड़ी तसल्ली देने के लिए बताता हूँ कि ये बात ऐसे है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी तो सिंपल सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ से माइनस करके एसेट्स में आपने रख दिया। ठीक है, अब देखो जो 2 दफ़ा नज़र आया तो मतलब कोई डबल एंट्री हुई ही हुई है। तो अपने पास एक उसूल लिख लो आज, उसके बाद पे सवाल मुकम्मल करते हैं। लिखो यहीं पे कहीं पे इनकम से बैलेंस शीट के साथ कहीं पे सफ़े के टॉप पे बॉटम पे कोई जगह मिले तो लिखें कि ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस को टीबी लिख लिया करें, टीबी। ट्रायल बैलेंस में नज़र आने वाले आइटम्स को हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ISBS लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो, टाइम बच जाता है। ठीक है ना, IS इनकम स्टेटमेंट, BS बैलेंस शीट। ठीक है ना, FS भी लिख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। हाँ लिखवाता हूँ, सब्र करो। ट्रायल बैलेंस में नज़र आने वाले हर आइटम को हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में सिर्फ एक दफ़ा प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ एक दफ़ा प्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, जो दिल करे लिख लो। जबकि लिखा है तुमने, दिखाओ कहाँ लिखा है जबकि, सही लिखा है, तुम्हारी उर्दू ठीक है। जबकि दिखाएं, जबकि अलग अलग, जबकि ट्रायल के बाद अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाली एडजस्टमेंट को, जबकि ट्रायल के बाद अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाली एडजस्टमेंट को हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में 2 दफ़ा शो करते हैं, जबकि ट्रायल के बाद अदर इंफॉर्मेशन में नजर आने वाली आइटम्स को, एडजस्टमेंट जो भी लिखा है, आइटम्स को हम 2 दफ़ा फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में 2 दफ़ा शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट में लिखो यानी डबल एंट्री पास करते हैं, यानी डबल एंट्री पास करते हैं, ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, कोई नहीं, समझ ना भी आए तो लिखवा इसलिए दिया कि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए, बाकी फिर समझ तो आ ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी, चलें, बस ये काम हो गया। टोटल्स करने, कैलकुलेटर मैंने कहा था निकाल लें। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल का सब बच्चे टोटल कर रहे हैं, पास होने वाले सब बच्चे कैलकुलेटर निकाल टोटल कर रहे हैं। जो पास इस दफ़ा नहीं होने चाहते वो बेशक मुलाजिम लगे, एक मुलाजिम लिख रहा है, बाकी मुलाजिम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप बैठे सुकून से चौधरी साहिबान, पर्चे में भी ऐसे सुकून से बैठे होंगे, कैलकुलेटर पे हाथ ही नहीं चल रहा होगा, तो क्लास के अंदर कैलकुलेशन करना जरूरी है जी। ऑनलाइन वाले भी साथ साथ किया करें। कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल है 107,424, ये कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल आ गया। अब हमने कॉस्ट ऑफ सेल को सेल में से क्या करना है, माइनस, तो ये मैंने किया माइनस 83,152 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब इधर देखो कोई अदर इनकम है ही नहीं, लेकिन फॉर्मेट का हिस्सा मैंने बना दिया ताकि कल को होमवर्क वाले सवाल के अंदर घर पे आ जाए तो लिख लें आप। इनकम, अदर इनकम ने ऐड होना है, अदर एक्सपेंसेस ने लेस होना है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद
अब टोटल कर सकते हैं हम। ये देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, प्लस 0 माइनस ये सब कर दो, 21858। ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास जनाबे वाला नेट वाला प्रॉफिट। ठीक है जी, पलट ले सफा। मैंने सफा पलट लिया, मैंने सफा पलट लिया। चले आगे। अच्छा, अब इधर देखें जी। अब ये नोट क्यों कर रहे हो साथ साथ? रुको, कैलकुलेटर हाथ में। ये देखो भाई, सारे कैलकुलेटर हाथ में हैं। ये देखो, ये 138,066 माइनस 8425 प्लस 16524, ये कैपिटल एंड लाइबिलिटीज वाली साइड का ग्रैंड टोटल बता दो मुझे। 14165। अच्छा जी, ये बराबर होने चाहिए दोनों, ये और अब इधर वाला टोटल। तो एसेट्स का भी ग्रैंड टोटल कर दो, सारों का टोटल बराबर ही होना है। मैंने जो किया सवाल, अल्लाह बड़े बोल से बचाया, ऐसे नहीं करना चाहिए। वैसे मैं मजाक कर रहा हूं जी। 146 बोलने वाले, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, कैलकुलेटर पे टोटल करो। 16023, यही कह रहा था कि अल्लाह बड़े बोल से बचाए। मैंने सवाल किया तो कैसे हो सकता है बैलेंस ना हो? गलत हो गया सवाल। अब जरा चेक करो इन दोनों में फर्क कितना है। कैलकुलेटर पे 168,023 निकला हुआ है, माइनस 146,165 करो, जरा क्या आंसर आता है? 21। ये देखी देखी सुनी सुनी फिगर लग रही है। ओ, नेट प्रॉफिट, मतलब ये नेट प्रॉफिट अगर इस वाले हिस्से में आके ऐड हो जाए तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। तो ये ऐड क्यों हो रहा है इस तरफ आके? शुरू वाले दिनों में एक बात की थी, ओनर जो घर से पैसे लाए वो भी ओनर के, और जो बिजनेस कमाए वो भी ओनर के। तो बिजनेस ने जो ये पैसे कमाए थे, इसको कैपिटल में ऐड करना चाहिए था हमें, क्योंकि ये भी अब ओनर के हैं। फॉर द ईयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये भी अब ओनर का है। आज बिजनेस बंद हो तो ओनर सिर्फ ये पैसे नहीं लेके जाएगा 138, बल्कि ये प्रॉफिट भी साथ लेकर जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस 21858 को यहां पर ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट जी। 21, हाँ पता है मुझे, 21 बराबर हो गया है 21858। ठीक है जी। अब ये भी एक डिब्बा बन गया। ठीक है जी। और कैपिटल जो घर से लाया था उसमें दो तरह की एडजस्टमेंट हुई। एक जो बिजनेस ने कमाया वो हमने ऐड किया, और दूसरा जो ओनर घर ले गया उसको हमने माइनस कर दिया। तो क्या आंसर आता है? 15, सिर्फ इसका 15499, ये आ गया। अच्छा, अब इधर देखो, चलो पहले टोटल तो कर लें। ये कैपिटल का टोटल आ गया, ये क्रेडिटर्स आ गए। अब ग्रैंड टोटल बताओ। 168,023, दोनों साइड बराबर हो गई, शुक्र है। ठीक है। अब इधर एक छोटी सी बात और देख लो। ये जो है ना, ये कैपिटल, इसको हम कह दिया करेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या कहा करेंगे? ये मैंने इसीलिए जगह छोड़ी हुई थी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। पीरियड के स्टार्ट पे ये कैपिटल ओनर घर से मिसाल के तौर पे लाया था, दौराने साल इतने निकाल के ले गया, इतना बिजनेस ने कमाया वो भी ऐड हुआ। तो इस पीरियड के एंड पर क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कितना है? 151499। ठीक है जी, समझ आई ये बात? तो इसीलिए मैंने पहले मिस करवा दिया था यहाँ से, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि ये प्रॉफिट यहाँ से निकल कर कैपिटल में ऐड होना होता है जी। साल के स्टार्ट में उसने 138 इन्वेस्ट किया मिसाल के तौर पे, दौराने साल उसने इतने निकाल भी लिए, साल में इतना कमा भी लिया बिजनेस ने। तो इसको जब नेट करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल का सफ़र तय हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आपका होमवर्क है, 3 सवाल हैं। एक 5.6 है, इससे अगला टिक करें। उसके बाद अगले सफ़े पे 5.9 आ रहा है। आपने परेशान नहीं होना, नंबर सवाल मिस नहीं है, मैंने सवाल कुछ कम डाले हुए हैं। ठीक है ना, जो ज़रूरत नहीं महसूस की, बहुत आसान लगे, वो नहीं डाले। ठीक है, तो नंबरिंग जो यहाँ पे है वही है। ठीक है, तो 5.6,
5.9 और 5.10, ये 3 सवाल आपका होमवर्क है। कल इंशाल्लाह ये तीनों सवाल करके आएगा, वरना आपकी खैर नहीं। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।